कि ईवीएम मशीन जो है उसे फोड़ने की बात बहुजन मुक्ति पार्टी जो बामन मेश्राम गुट है उनका गुट जो है वो कर रहा है। पर आपका इस पे क्या रुख है? ईवीएम फोड़ देना चाहिए? हमें ईवीएम पसंद नहीं तो हमें फोड़ना चाहिए। तो उन्होंने सोचा है कि इस बार कि हम अकेले ही लड़ना चाहिए, अकेले ही हमारा जो बहुजन समाज का वोट बोते रहा है। इसकी बात रही, नारा चलता था कि ब्राह्मण संघ हो जाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। बीजेपी से भी धोखा खाया है और अखिलेश से भी धोखा खाया है। यानी तो ये सब मिले हुए हैं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। गमछा डाल के या मूछें हटने से आज़ादी नहीं मिलती है। हमारे नेता क्या करते हैं, उनको नाली खरंजे में तक सीमित रखते हैं, जबकि आधे से ज़्यादा विधायक तो बलात्कारी हैं और क्रिमिनल हैं। बीजेपी में क्या परिवारवाद है? वहाँ तो मोदी जी एक चाय परिवार बनाने वाले उन्हीं परिवार। अरे मोदी जी को क्यों कह रहे हैं? राजनाथ के बेटे को देख लीजिए, अमित शाह के बेटे को देख लीजिए। कहते हैं ना कि मैं झोला लेके आया था, झोला लेके जाऊंगा। मेरा तो बस चले उनको मैं झोला छीन लूँ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव अपने चरम पे चल रहा है। सभी पार्टियों ने लगभग टिकट वितरण भी कर लिया है और जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वो जोरों पे चल रहा है। इसी कड़ी में आज बरेली में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आए थे और बड़ी रैली आज यहाँ पर हुई है। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए सुशील गौतम जी हैं, जो बड़े बहुजन नेता हैं बरेली के और उत्तर प्रदेश में भी लगातार बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और पूरी मजबूती के साथ ओबीसी एससी एसटी के मुद्दों पर मुखर रहते हैं, उनके मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। तो सुशील जी आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका, इंडस न्यूज का भी धन्यवाद आप करते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने चरम पे आज बसपा की रैली बरेली में की गई थी। हजारों की संख्या में लोग आए थे, 10,000 से ज़्यादा लोग आए थे। तो कैसे आप इस रैली को देख रहे हैं और इस चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे? माननीय आनंद जी को जो जिम्मेदारी मिली है, बहन जी ने जो जिम्मेदारी दी है, एक काबिल तारीफ है। और जो जिम्मेदारी जो बहुजन समाज को यहाँ आए और उन्होंने संबोधन किया और जो बहुजन समाज के लोग आए उनके भाषणों को सुना और जो उनके वो थे वादे थे जो उन्होंने रखा, बात के लिए रखा है। आगे भी जो बहन जी के आदेश होंगे वो किए जाएंगे। तो आज यहाँ आकाश आनंद आए, बड़ी संख्या में लोग आए। आप क्या देख रहे हैं बरेली मंडल में बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति है? क्योंकि 4 प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं और बदायूं में भी प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाया, क्या स्थिति है? देखिए, बहन जी एक बड़ी राजनीतिक बुद्धिमान और समझदार नेता हैं। हाँ। वो इस चीज़ को देख रही हैं कि आने वाले वक्त में जो शासन प्रशासन उन्होंने चलाया है वो बहुजन समाज के लोग जानते हैं, उनको आज भी लोग याद करते हैं। आज भी कहीं चर्चा होती है गांव में तो यही कहते हैं कि बहन जी से अच्छा शासन कोई नहीं चला सकता, कि वो एक छड़ी से सब पे कोई चलाती हैं। ये भी नहीं उनमें कोई जातिवाद है, चाहे वो कोई भी हो। अधिकारी भी टाइट रहता है, नीचे कर्मचारी भी टाइट रहता है। शासन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो वास्तव में ही बहन जी के अलावा आज तक मुझे दिखाई नहीं थी। तो जो मैं कह रहा था कि बरेली मंडल पे कैसा लड़ रही है उनकी पार्टी? देखिए, ये ईवीएम से चुनाव हो रहा है। ईवीएम अगर हटा दी जाए तो बहुजन समाज इतनी जोरों पे निकल के आएगी जो शायद ही एक नया इतिहास रचा जाएगा। लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के लोग ईमानदारी से वोट देते हैं, आज भी देते हैं और देते भी रहेंगे। कारण है वो ईवीएम को देते हैं। अब ईवीएम किसको तय करती है, ईवीएम किसे देना है। अब जो ईवीएम को दिया है तो ईवीएम में जो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो कौन लोग हैं, वो तो सभी से कुछ छुपा तो है नहीं। अब देखिए, मोदी जी कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ। अब देखिए, सारा विकास तो उन्हीं का हो रहा है। अब इतना बड़ा घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने खोला है इलेक्ट्रॉन बोर्ड के द्वारा और फिर फंड के द्वारा, तो शायद ही ये विश्व का माना हुआ घोटाला है। सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि आकाश आनंद जो हैं वो बहन जी के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें विरासत मिली है। तो क्या मिला है उन्हें विरासत में? किस तरह की विरासत मिली है और वो कितना उसे संभाल पा रहे हैं? देखिए, विरासत जो माननीय काशीराम जी ने जो इतनी मेहनत की थी, उसके बाद बहन जी आई, बहन जी ने भी मेहनत की। उसके बाद आकाश आनंद जी को जो जिम्मेदारी दी है, तो कोई पेट से तो पैदा होता नहीं है। अब जो उन्हें सीखना है वो बहुजन समाज के साथ रोडों पे जाके सीखना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और जो उन्होंने तैयारी किया और जो अभी मौका जो दिया गया बहन जी ने, तो काबिल तारीफ़ है। जो
सभाएं हो रही हैं और उनके लोग सुनने आ रहे हैं। बहुत अच्छा उनका वो हो रहा है बहुजन समाज के प्रति। सर एक बात तो है कि बहुत सारे लोग आए, 10,000 से ज़्यादा लोग आए होंगे, बड़ी संख्या में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लाखों लाख की रैली के लिए जानी जाती है। तो एक बात और आ रही कि खबर जो थी उतनी अच्छी तरह नहीं फैल पाई थी जितनी फैलनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है कि सभी को खबर नहीं मिल पाई रैली की? नहीं, ऐसा नहीं, खबर सभी है। आजकल ये हमारे चैनल हैं, आप जैसे भाई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो घर घर गांव-गांव देहातों में इतना आप लोग चला देते हैं, लोगों को आवाज़ मिल जाती है, इस पे मैसेज मिल जाता है। कहने वहाँ मुख्य कार्यकर्ता जो थे वो ज़्यादातर आए हुए थे, और जो जो कट्टर अपने लोग जो बहुजन समाज के लोग कार्यकर्ता वो लोग ज़्यादा थे। बाकी जो मैसेज पहुँच जाता है उसकी आवश्यकता नहीं थी भीड़ की। बाकी जो शासन प्रशासन भी सख्ती के कारण उन्होंने कई जगह गाड़ियाँ रोकी, कई जगह बसें रोकी, इस टाइप के मैसेज आए हैं। एक बात और है, कुछ जैसे विपक्षी पार्टियां हैं वो कहती थी कि बहन जी जो है वो दौलत की बेटी हैं, दलित की बेटी नहीं है, दौलत की बेटी हैं। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने हजारों हजार लगभग 16,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, कैसे इस घोटाले को आप देख रहे हैं? ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पर्दा खोल दिया है कि किसने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड किसके खाते में आए हैं। बहन जी तो जो शून्य है, जीरो है। आप कहते हो बहन जी दौलत की बेटी है, कहाँ से बेटी है दौलत की बेटी? बेटी तो हमारे मोदी जी हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, जो भी हैं। और उन्होंने इतना बड़ा घोटाला फंड केयर फंड का वो नहीं खोला अभी। 13,000 करोड़ का वही पीएम केयर फंड है, उसका अभी तक नहीं खोला। वो पुलिंदा खोले जा, सारे इनके ज़िलों में कार्यालय खुले, कहाँ से आए? वैक्सीन के द्वारा इन्होंने 500 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए लिया, ये कहाँ से आया? तो जनता अब सब जानने लगी है, बहुजन समाज लोग समझदार हो गए, कौन क्या है कैसे है। ये सब घोटाला खोलने वाला है चुनाव में। दावा ये है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत रही है। मोदी जी भी और उनके जितने नेता हैं बोल रहे हैं। एक नेता ने तो कहा कि संविधान बदलने की 400 सीटें चाहिए। तो इन सब दावों पर आपको क्या लगता है, संविधान को लेके और ये आरक्षण को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण जो हमें मिला है बहुजन समाज को, ये कोई भीख नहीं है। ये प्रतिनिधित्व है कि भाई हमारे 4 बेटे हैं, उनको एक-एक रोटी देना है, तो एक हिस्सेदारी है। यह आरक्षण कोई भीख नहीं है। जो हमें जो गुमराह किया जाता है कि आरक्षण भीख है, भीख नहीं है। हमारी जो हिस्सेदारी है हम हिस्सेदारी लेंगे, और संविधान में भी दी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। और जो बाकी के जो इन्होंने कहा है कि दूसरा सवाल क्या था आपका? बात एक अनंत हेगड़े नेता हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि 400 सीटें हमें इसलिए दो ताकि हम संविधान बदल सकें। एक और नेता ने भी कह दिया है कि हमें 400 सीटें चाहिए, क्योंकि 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए, उससे पहले तो बदल नहीं सकते। नहीं, संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए, और वो संविधान बदलने के लिए वोट कौन देगा? बहुजन समाज के लोग देंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। वो जो सीटें की बात कर रहे हैं वो ईवीएम के द्वारा कर रहे हैं 400, नहीं तो उनकी 40 के भी नीचे आई सीटें। जैसा वो अपने कॉन्फिडेंस से बात कह रहे हैं कि वह 400 पार क्या मतलब? यानी उनके पास पूरा डाटा है ईवीएम के द्वारा, तभी तो वो बोल रहे हैं ईवीएम के द्वारा। अगर ईवीएम ना हो तो उनकी 40 क्या 4 सीटें भी आना मुश्किल हो जाएंगी। एक बात और आ रही है, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि मैं 80 सीटें जीतूंगा, और आकाश आनंद ने उनका काफ़ी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी करते हैं। आरक्षण बिल उन्होंने फाड़ दिया था प्रमोशन में, वो सारे मुद्दे भी आज नज़र आए। तो ये जो सपा बसपा की आपसी लड़ाई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कुछ अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, उनकी बड़े नेताओं की लड़ाइयाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज के लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए जी। और मजबूत कड़ी से हमारे लोग बहुजन समाज की पार्टी को वोट देना चाहिए और लड़ाना चाहिए। एक समय, एक और आप बहुजन समाज की बात कर रहे हो, इसी SC ST की बात कर रहे हैं, नारा चलता था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। तो अभी उस पर आपका क्या कहना है? उस नारे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज भी कई ब्राह्मण नेता मंच पे नजर आए, टिकट भी काफ़ी दी गई हैं उन लोगों को, तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ब्राह्मणों का कितना योगदान रहता है बसपा को आगे बढ़ाने में? देखिए, इसमें बहन जी ज़्यादा बड़ी राजनीतिक हैं, और वो किस सोच से बात कर रही हैं और कैसे उनको लेके चल रही हैं, इसमें हम कमेंट नहीं देना चाहेंगे। एक और बात आ रही है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज में ये चर्चा चल रही है लगातार, लेकिन वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि इंडिया गठबंधन शामिल होना चाहिए था, या उनका निर्णय है कि पहले सीट लाओ फिर शामिल होंगे, जैसा वो पहले उनकी रणनीति रही है? तो इस पर आपको क्या लगता है?
इंडिया गठबंधन में शामिल होना नहीं चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, हमने नेता बहन जी को मना है। तो बहन जी जो जिस आधार पे उनकी नीति है, रणनीति है, वो सबको उजागर नहीं करें। जो रणनीति होती है वो उजागर नहीं की जाती है, वो प्लानिंग होती है। और उन्होंने क्या कारण रहा है, कैसे रहा है, और उन्होंने कहा अकेले लड़ना ही बेहतर है, क्यों उन्होंने कांग्रेस से भी धोखा खाया है, बीजेपी से भी धोखा खाया है और अखिलेश से भी धोखा खाया है। यानी तो ये सब मिले हुए हैं, एक सांपनाथ एक नागनाथ है। तो उन्होंने सोचा है कि इस बार कि हम अकेले लड़ना चाहिए, अकेले ही हमारा जो बहुजन समाज का वोट बतेरा है। एक और बात सामने आ रही कि बहुत सारी घटनाएं उत्पीड़न की इस सरकार में आ रही हैं। रामपुर में एक घटना घटी और भी कई जगह घटनाएं घटी, तो उन पर कोई भी जो ओबीसी SC ST नेता है वो उस मुखरता से लड़ाई लड़ते नज़र नहीं आते। ना तो उसके खिलाफ कोई आंदोलन हुआ है, चाहे वो अखिलेश हों, चाहे वो बहन जी हों, कोई भी नेता लड़ता नज़र नहीं आता है। तो ये इसके क्या कारण है? इसके कारण बहुजन समाज के लोग हमारे क्राउड बेस्ड लोग हैं। संविधान को तो मानते हैं, संविधान की नहीं मानते हैं। हम इस तरीके से वो झगड़े करते हैं जो संविधान के विरोध में चले जाते हैं। जो बाबा साहब की मूर्ति अगर लगाना है तो उसका प्रक्रिया है। हम ये नहीं कहते बाबा साहब की फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए, हमारे समाज को नहीं लगा, बाबा साहब को नहीं मानना चाहिए। जब बाबा साहब ने तुम्हें इतना महत्वपूर्ण संविधान दिया है, उसकी प्रक्रिया है, परमिशन लो, मूर्ति लगाओ, समाज से पैसा लो। आप एकदम जाके जो दुश्मन चाहता है वैसे ही आप करना चाहते हो, तो ये जो आप लड़ाई झगड़े में पड़ते हो तो ये भी गलत है। तो बहन जी इसके विरोध में रहती हैं, वो कानून को मानती हैं और संविधान को मानती, इसलिए उनका जो डिसीजन रहता है वो उसके प्रति नहीं रहता है। एक बात और सामने आ रही, चंद्रशेखर आज़ाद इस समय उभरते हुए युवा नेता हैं और चुनाव लड़ रहे हैं नगीना से। उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने भी प्रत्याशी उतार दिया है, बसपा ने भी उतार दिया, तो वो अकेले पड़ गए हैं। एक तरह से कई जगह इमोशनल भी हो रहे हैं। तो उनको उस पर क्या कहना चाहते हैं? उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारने का निर्णय कितना सही है? चंद्रशेखर को आप किस तरह का नेता मानते हैं? चंद्रशेखर सही है बहुजन समाज के लिए, वो भी नेता सही है, लेकिन वो अभी क्राउड बेस हैं। क्राउड बेस मतलब अभी हम गमछा डाल के या मूछें हटने से आज़ादी नहीं मिलती है। उसको हमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। कैसे संविधान, अगर चलो आप सीट जीत भी गए, उसको क्या रखेंगे बहुजन समाज के प्रति? बहुजन समाज का नेता नाली बनवाने के लिए नहीं, खरंजा बनवाने के लिए नहीं है। बहुजन समाज के कानून जो बनते हैं सांसद में, बड़ी विधानसभा में, उसको पास कराना होता है। हमारे नेता क्या करते हैं, उनको नाली खरंजे में तक सीमित रखते हैं। तो उनको यही नहीं पता है अगर जीत के गए तो वो क्या बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक नेतृत्व मजबूत नहीं होता है, कोई मजबूत नेता नहीं होता, जानकार नहीं होता है, जब तक बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भटके हुए हैं? कोई एजेंडे की लड़ाई नहीं है, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है वो उनका एजेंडा नहीं है? क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं उनको अभी और लड़ाई लड़नी है, अभी रोड पे और रहना चाहिए। हम भी साथ सहयोग करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो अभी उन्हें कैडर लेना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, अभी मजबूत और उनको होना चाहिए। एक सवाल और है कि आप जो बहुजन राजनीति उसका नेता किसे मानते हैं? तो आकाश आनंद हैं, अभी चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बामन मेश्राम हैं, या कोई और? तो किसे आप सर्वश्रेष्ठ नेता किसे मानते हैं इस समय बहुजन राजनीति का? नहीं, राजनीति में अगर देखा जाए तो बहन जी के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहन जी के अलावा राजनीतिक में अभी तक कोई दिखाई नहीं पड़ा पूरे भारत में। और बाकी सामाजिक संगठन के बहुत सारे नेता हैं, बामन मेश्राम साहब, कुमार काले साहब हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो हमें हमारे समाज को, बहुजन समाज के लोगों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जब तक प्रशिक्षण नहीं मिलेगा समाज जागेगा नहीं, जानकार नहीं होगा, समझदार नहीं होगा। जब तक आप मैदान में नहीं आओगे, जब तक समाज की कुछ होने वाला नहीं। अब बहन जी को तो नेता मानते हैं, वो तो हैं ही, लेकिन उनके अलावा मैंने सवाल पूछा था कि अभी आकाश आनंद सक्रिय हैं, बहन जी तो उतनी सक्रिय हैं नहीं। उन्होंने एक तरह से उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया है। तो आकाश आनंद कितना आप बराबरी पर पाते हैं चंद्रशेखर के और बामन मेश्राम के? नहीं, आकाश आनंद जी अभी देखिए शुरुआत है, उनको बहन जी ने जिम्मेदारी दी है। अभी उन पर उम्र ज़्यादा है और अभी प्रशिक्षण उनको भी लेने की जरूरत है, लेकिन जो जिम्मेदारी बहन जी ने दी है तो सोच समझ के दी होगी, हमें उनका नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। एक और सवाल आ रहा है कि ईवीएम मशीन जो है उसे फोड़ने की बात बहुजन मुक्ति पार्टी, जो बामन मेश्राम गुट है, उनका गुट जो है वो कर रहा है। परवेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हम ईवीएम फोड़ देंगे, और पूरी 1 साल से वो इसकी बात कर रहे हैं। तो
आप इसमें शामिल हैं या नहीं हैं, आपका इस पे क्या रुख है? ईवीएम फोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल फोड़ना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है, हमें वोट जो है डालने का अधिकार है। जब भारत निर्वाचन आयोग ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया तो हमें पसंद नहीं है, हमें ईवीएम पसंद नहीं, तो हमें फोड़ना चाहिए, बिल्कुल फोड़ना चाहिए, और लोगों को भी फोड़ना चाहिए जो उससे सहमत ना हो। लेकिन सर ये तो अलोकतांत्रिक हो जाएगा ना, आप कानून की बात कर रहे हैं तो कार्रवाई हो जाएगी, और कार्रवाई हो जाएगी तो जेल जाना पड़ेगा। नहीं, जब वो संवैधानिक जो बात कर रहे हैं, जो ला के रख रहे हैं, तो हमें अभी वो करना पड़ेगा। भाई उन्होंने 19 लाख मशीनें गायब हैं, वो कहाँ है? वो दिखाइए, उनका आज तक FIR नहीं हुई है। वो ना होने के कारण आप मशीनें बदलते हो या कुछ भी करते हो, तो ये घोटाला तो हो ही रहा है ना। आपने बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब दिए। अब मैं ये जानना चाहूँगा, आप पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या आगे आप कोई चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं? आगे की आपकी योजना क्या है, या इस लोकसभा में भी चुनाव लड़ेंगे, क्या योजना है? बिल्कुल, हमें बहुजन समाज अगर हमें चाहेगा, बहन जी चाहेंगी, तो हम जरूर मैदान में आएंगे और स्वागत है। हम तो बहुजन समाज के लिए खड़े हुए हैं, टिकट ना मिले तब भी खड़े हुए, ना मिले तब भी खड़े हुए बहुजन समाज के साथ। एक और सवाल है कि यहाँ पर राजनीति जो है इस समय, मुद्दे क्या है उसके, जो 2024 के प्रमुख मुद्दे आप क्या देख रहे हैं? किन मुद्दों पर ये इलेक्शन हो रहा है? क्या मुद्दों पे आ भी पा रहा है? क्योंकि धर्म बड़ा मुद्दा बन चुका है, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो चुका है, धार्मिक ध्रुवीकरण। तो किस तरह से ये चुनाव किस तरफ जा रहा है? देखिए, 72 साल 76 सालें होने जा रही हैं देश को आज़ाद हुए। इन आज़ादी के बाद भी एक सांपनाथ एक नागनाथ है। इन्होंने कभी भी बहुजन समाज के लिए कोई मुद्दे नहीं रखे, जबकि मेन मुद्दा है जाति आधारित गिनती कराना। उसके आधार पे आपको सबको बंटवारा कर दो। शिक्षा नीति पे फ्री करनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए, बहु बेटियों की सुरक्षा का कानून बनाना चाहिए। ऐसे सारे बहुत मुद्दे हैं जो सरकार किसी ने भी नहीं किया, कड़ाई से पालन भी नहीं किया। और कड़ाई का, जबकि आधे से ज़्यादा विधायक तो बलात्कारी हैं और क्रिमिनल हैं, जो उनको टिकट दिए गए, सारे पार्टियों ने टिकट दिए हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करने वाले। हम तो बहुजन समाज से कहना चाहते हैं, जो आपके बीच में आए उसको वोट दो। आप 72-76 सालों से आप ठगे महसूस कर रहे हो, आप वोट दे, तो किसने एक हवेली बनवा दी आपकी? आप कहते हो कि हमारा वोट बेकार जा रहा है। अरे भाई, 76 साल से आपका वोट ही तो बेकार जा रहा है। किस नेता ने आपके साथ कुछ कर दिया? आप वो नए आदमी को वोट दें, कम से कम आपका उससे पट्टा पकड़ कह तो सकते हैं आपको हमने वोट दिया था, आपकी गिनती आपके उसमें। भाजपा एक बात और कह रही है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें बहन जी, वो सब परिवारवादी हो गई हैं, कुछ परिवार उन्हें चला रहे हैं, और ये पूरे बहुजनों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, या OBC SC ST नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे ज़्यादा परिवारवाद BJP भी, सब उसके बाद कांग्रेस में। अगर बहुजन अगर परिवारवाद कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, बीजेपी में क्या परिवारवाद है? वहाँ तो मोदी जी एक चाय परिवार बनाने वाले, उन्हीं परिवार। अरे मोदी जी को क्यों कह रहे हैं? राजनाथ के बेटे को देख लीजिए, अमित शाह के बेटे को देख लीजिए, दामाद को देख लीजिए, दुनिया भर के सब आपस में ही। नितिन गडकरी को देख लीजिए, बहुत सारे नेता ऐसे जो अपने बेटे दामाद सबको दिए हुए, और उन्होंने अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो उसमें क्या बुराई है? वो कह रहे हैं कि एक ही परिवार में राजनीति रह रही है। वहाँ भी तो एक ही परिवार में भाई, वहाँ भी तो एक परिवार में बहुत सारी ऐसी जो मंत्री बनाए गए एक ही परिवार के हैं। तो आप अपना घर देखिए, अपने शीशे देखिए घर के, दूसरे के आप शीशे पत्थर क्यों मार रहे हैं? तो क्या मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से क्या है, वो तो अपना, मुझे तो मौका मिला, कहते हैं ना कि मैं झोला लेके आया था, झोला लेके जाऊंगा, मेरा तो बस चले उनको मैं झोला छीन लूँ। झोला भी आप छीन लेंगे? बिल्कुल छीन लूँ, मुझे मौका मिला तो उन्हें नंगा भेजूंगा मैं तो। 24 का लोकसभा चुनाव आ गया है, भाजपा 400 सीटों की बात कह रही है। इस समय आप क्या देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? OBC SC ST वंचित तबकों के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ये वोट का अधिकार जो मिला है आपको, ये इतनी बड़ी मेहनत से, महापुरुषों के संघर्ष से मिला है, इसको आप व्यर्थ ना जाने दें, और ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके बीच की लड़ाई आपके बच्चों के साथ खड़ा हो। बाहुबलियों को नहीं देने की जरूरत नहीं है, बाहुबली आपके बीच में नहीं आता है। जमीन का व्यक्ति आपके बीच में आकर आपकी मदद करेगा, और ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो सांसद, बड़ी राज्यसभा में आपके कानून आपके फेवर में पास कराए।
खरंजरा, सड़क, लाइट, ये इसके चक्कर में ना पड़े। इसके लिए प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं इतना ही करूँ, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सुशील गौतम जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए और हर सवाल हमने उनसे ये भी पूछा कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो लड़ेंगे, अगर समाज चाहेगा तो लड़ेंगे। बाकी उनकी आगे की क्या रणनीति है उसको लेकर हम उनसे आगे भी बात करते रहेंगे, जैसा कि लगातार हम उनके इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, लगातार वो सक्रिय भी रहते हैं एक ज़मीनी नेता के तौर पे। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। मैं संतोष शाक्य, नमस्कार।